नमस्कार, आप सभी का योगेन साहू क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के द्वारा अर्थशास्त्र व्याख्याता के बारे में मांग की जा रही थी, इकोनॉमिक्स लेक्चर के बारे में, तो हम लोग के द्वारा इकोनॉमिक्स लेक्चर के लिए क्लास लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो इसकी योग्यता है वो क्या है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो व्याख्याता अर्थशास्त्र है उसके लिए हमें योग्यता क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ राजपत्र देख सकते हैं, यहाँ क्लियर कट मेंशन है व्याख्याता। व्याख्याता के बारे में बताया गया है कि जो व्याख्याता के पोस्ट हैं, ये जो व्याख्याता के पोस्ट हैं, व्याख्याता के पोस्ट में आपको क्या होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से द्वितीय श्रेणी। अगर आपका द्वितीय श्रेणी है किसमें, इकोनॉमिक्स में, और साथ में क्या बोल रहे हैं, बीएड, बीएड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए आपका द्वितीय श्रेणी में, स्नातकोत्तर किसमें, इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। और आगे देख लेते हैं, इसके लिए अर्थशास्त्र में आपको क्या बोला गया है, अर्थशास्त्र। अगर आपका अर्थशास्त्र है, अगर अप्लाइड अर्थशास्त्र है या बिजनेस अर्थशास्त्र है, तो ये तीनों ही क्या है, इलिजिबल है। अगर आप अप्लाइड अर्थशास्त्र हैं और बिजनेस अर्थशास्त्र हैं और साथ में अगर आप बीएड किए हैं, तो ये तीनों ही सब्जेक्ट वाले क्या हैं, व्याख्याता अर्थशास्त्र के लिए इलिजिबल हैं। ये हो गई आपकी इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आगे हम देखते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, इसका सिलेबस क्या हो सकता है, कितने नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। चूंकि अभी व्यापम का ट्रेंड चल रहा है, व्यापम का ट्रेंड क्या चल रहा है कि 100 नंबर के क्वेश्चन देने वाले, कि जो भी एग्जाम है अब कितने नंबर के लिए जा रहे हैं, 100 नंबर के। तो पहले क्या होता था, छत्तीसगढ़ शिक्षा भर्ती 2 बार हुआ है, एक 2023 में हुआ और एक 2019 में। एक आपका हुआ 2023 में, जो लेटेस्ट इससे पहले हुआ था, और उससे पहले कब हुआ था, 2019 में। तो ये दोनों ही बार क्या हुए हैं, 150 नंबर के क्या हुए थे, एग्जाम हुए थे 2023 में भी और 2019 में भी। चूंकि अब व्यापम का ट्रेंड चेंज हो चुका है, 2024 से हम देख रहे हैं कि जो भी एग्जाम है अब कितने नंबर के लिए जा रहे हैं, 100 नंबर के। तो ज्यादा चांसेस नहीं, ये कंफर्म है कि आपका जो एग्जाम है वो क्या होगा, 100 नंबर का होने वाला है। बट आपका जो सिलेबस था पुराना, जो 2023 में था और जो 2019 में था, सिलेबस वही रहेगा, बस सिलेबस को कन्वर्ट करके 150 से कितना कर दिया जाएगा, 100। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र का देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र में क्या क्या सिलेबस है। अर्थशास्त्र, तो यहाँ अर्थशास्त्र में सबसे पहले आपका टॉपिक क्या दिया गया है, परिचय। जो आपका अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र क्या है, ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। सिलेबस में जो पुराना सिलेबस है उसके बेस पे हम पढ़ाई कर रहे हैं। आगे जब सिलेबस ऑफिशियल आएगा तब हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो भी पुराना जो सिलेबस है उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बेस में हम आगे की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले दिया है परिचय। जो अर्थशास्त्र है उसका क्या किया जाएगा, इंट्रोडक्शन, कि अर्थशास्त्र क्या है और साथ में सांख्यिकी क्या है। और आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि अर्थशास्त्र में दो पार्ट बटा होगा, एक अर्थशास्त्र और दूसरा होगा आपका सांख्यिकी, जिसको बोलते हैं स्टैटिक्स। तो आपको, अगर आप व्याख्याता अर्थशास्त्र की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको साथ में सांख्यिकी भी पढ़ना होगा और साथ में अर्थशास्त्र भी पढ़ना होगा। ये बहुत ही वृहद रूप में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप व्याख्याता अर्थशास्त्र की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये जो अर्थशास्त्र है और ये सांख्यिकी है, ये दोनों ही क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको वृहद रूप में पढ़ना पड़ेगा। तो पहला टॉपिक है आपका अर्थशास्त्र क्या है, उसके बाद सांख्यिकी। इसमें हम सांख्यिकी का भी अर्थ जानेंगे, अर्थशास्त्र का भी अर्थ जानेंगे, और क्षेत्र भी जानेंगे और महत्व भी जानेंगे, एरिया और इंपॉर्टेंस। ये दोनों ही चीजें क्या होंगी, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी की हम स्टडी करेंगे। सेकंड टॉपिक आपका आता है समंको का संकलन, व्यवस्थीकरण एवं प्रस्तुतिकरण। समंको का संकलन, प्राथमिक एवं द्वितीयक समांक, मतलब जो प्राइमरी डाटा है और सेकेंडरी डाटा, इसके बारे में भी स्टडी करेंगे कि जो प्राइमरी डाटा और जो सेकेंडरी डाटा होता है वो क्या होते हैं और इनके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। आगे है समंको के संकलन की विधियां, जो अलग अलग मेथड हैं, अपने जो डाटा है उसको
एकत्रित करने के लिए जो अलग अलग मेथड है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि जो अलग अलग मेथड है वो कौन कौन से हैं। उसके बाद आगे आता है आपका समंकों का वर्गीकरण। समंकों को जो डाटा है उसको क्या कर लेंगे, अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई कर लेंगे और उसका क्या कर लेंगे, सारणीयन, इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। और समंकों का चित्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण, मतलब जो डायग्राम है और चित्र बनाएंगे और उससे हम कैसे प्रस्तुतिकरण अच्छे से कर सकते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। आगे दिया है समंकों का बिंदु रेखा द्वारा प्रस्तुतिकरण। मतलब कुल मिला के आपको ये टॉपिक में समंकों के बारे में पूरा ओवरऑल स्टडी करना है। ये चाहे वो रेखा चित्र के द्वारा हो चाहे डायग्राम बना के हो। आगे आपका टॉपिक आता है थर्ड में आपका दिया है सांख्यिकी उपकरण। सांख्यिकी उपकरण एवं निर्वचन, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मध्यिका, माध्य, अपकिरण, ये सब चीज के बारे में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। आगे आपका फोर्थ टॉपिक आता है विकास अनुभव। 1947 से लेकर 90 तक जो हमारा भारत है वो कैसे प्रोग्रेस किया, उस बीच में कौन कौन सी बाधाएं आई और हम उससे ओवरकम कैसे हुए, ये सब के बारे में हम स्टडी करेंगे कि जो हमारा इंडिया है वो 1947 से 1990 के बीच में किन किन बाधाओं में आया और उन बाधाओं से कैसे ओवरकम करके आगे बढ़े और हम प्रोग्रेस किए, इसके बारे में हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। अब इसी में आपका आगे टॉपिक है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। जो 1947 है उस समय जो हमारा अर्थव्यवस्था था वो कैसे था, ये भी हमें स्टडी करना है। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो सबका हमें डिटेल में स्टडी करना होगा कि कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजना कब लागू की, कौन कौन से पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से कार्य हुए, ये सब के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य, आगे देता है कृषि विशेषताएं, मतलब जो एग्रीकल्चर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सबके बारे में स्टडी करेंगे। और आगे है समस्याएं, जो कृषि में जो हमारी समस्याएं आती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और नीतियां, जो नीति समय समय में आते रहती है। उद्योग की विशेषताएं, उद्योग कितने प्रकार के होती हैं, उद्योग में क्या क्या समस्याएं आती हैं, उद्योग से संबंधित कौन कौन से नियम कानून कंटिन्यू आ रहे हैं, वो सब के बारे में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। इसी में आगे और टॉपिक है वैश्वीकरण, जिसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। आगे दिया है उदारीकरण, इसके बारे में स्टडी करेंगे। निजीकरण, ये सब क्या है, व्याख्याता अर्थशास्त्र के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक उदारीकरण, वैश्वीकरण और आपका निजीकरण और आपका पंचवर्षीय योजना। तो जो आपका 4th नंबर का जो सिलेबस में टॉपिक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। आगे हम सिलेबस में आते हैं। 5वें नंबर पॉइंट में दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान चुनौतियां, कि जो करंट में हमारे कौन कौन सी चुनौती आ रही है, हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था में वर्तमान में जो भी समस्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे और उनसे कैसे निजात पाया जा सकता है उसके बारे में इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। इसी टॉपिक में आगे आता है निर्धनता, गरीबी के बारे में स्टडी करेंगे कि गरीबी क्यों है, कारण उसके, और इसको दूर करने के उपाय। ये आपका दिया है निर्धनता निवारण मतलब इसको दूर करने के कार्यक्रम। हमारे सरकार द्वारा भी बहुत सारे कार्यक्रम लाए जाते हैं कि किस तरीके से हम गरीबी को दूर कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आगे है ग्रामीण विकास के बारे में स्टडी करेंगे। उससे रिलेटेड मुख्य मुद्दे, मानवीय पूंजी निर्माण, रोजगार के बारे में पढ़ेंगे कि रोजगार कितने लोगों के पास है और बेरोजगारी प्रतिशत क्या है और बेरोजगारी के कारण क्या है, ये सब के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। आगे आपका आता है 6वां नंबर में भारत का विकास अनुभव। इसमें क्या दिया आपका टॉपिक, पाकिस्तान एवं चीन से तुलना, कि जो हमारा पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान एवं चीन, उससे हम हमारी कंट्री का तुलना करेंगे कि जो उनके मुकाबले में हम कितना आगे हैं या कितना पीछे हैं और कारण क्या है, वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि आगे निकल गए और हमारा जो कंट्री है उनसे क्या सीख के आगे बढ़ सकता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। आगे टॉपिक है 7 परिचय। इसमें क्या है, वृष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे कि वृष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसके अंदर क्या क्या स्टडी की जाती है और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में भी क्या किया जाएगा, इसमें अध्ययन किया जाएगा। आगे है आपका 8वां नंबर उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग। इसमें हम स्टडी करेंगे कि जो उपभोक्ता का व्यवहार है वो कैसे होता है, कौन कौन से कंडीशन में वो कैसा कैसा बिहेवियर करता है और उनका व्यवहार कैसे होता है और हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। मांग के बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिमांड,
इकोनॉमिक्स का सबसे मोस्ट और फेवरेट टॉपिक है आपका डिमांड। डिमांड के बारे में स्टडी करेंगे, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। उपभोक्ता संतुलन के बारे में जानेंगे कि उपभोक्ता संतुलन कैसे बना के रखा जाए। आगे है मांग का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मांग का जो लॉ है, डिमांड ऑफ लॉ, इसके बारे में स्टडी करेंगे। मांग की कीमत लोच के बारे में स्टडी करेंगे। आगे आपका आता है 9 पॉइंट, उत्पादन व्यवहार एवं पूर्ति, इसके बारे में स्टडी करेंगे कि उत्पादन फलन क्या है, और इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है जिसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। एक साधन के प्रतिफल एवं पैमाने के प्रतिफल, लागत एवं आगम की अवधारणा, इसकी अवधारणा क्या है इसके बारे में स्टडी करेंगे। उत्पादक का संतुलन, उसका अभिप्राय देखेंगे, अर्थ देखेंगे, उसकी शर्त देखेंगे, उसकी पूर्ति एवं पूर्ति की लोच के बारे में पढ़ेंगे। आगे आपका टॉपिक आता है 10 नंबर में। 10 नंबर में आपको क्या बोला जा रहा है, बाजार के प्रकार। आपको पता है कि बाजार को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक होता है पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा होता है अपूर्ण प्रतियोगिता, और तीसरा आपका होता है एकाधिकार। तो हम ये तीनों ही बाजार के बारे में स्टडी करेंगे कि ये जो तीनों ही बाजार हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या सीमाएं हैं और क्या क्या लाभ हैं, इसके बारे में क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। आगे आपका 11 टॉपिक आता है राष्ट्रीय आय एवं संबंधी समुच्चय। इसमें हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसका परिचय लेंगे। आय का चक्रीय प्रवाह के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय एवं अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय का मापन, कि राष्ट्रीय आय का मापन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसके बाद आपका 12 टॉपिक आता है मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा का अभिप्राय देखेंगे कि मुद्रा किसे कहते हैं, और मुद्रा का उद्भव कैसे हुआ, ये कैसे आया, इसका प्रचलन कैसे हुआ, इसके बारे में स्टडी करेंगे, और उसके कार्य के बारे में स्टडी करेंगे। व्यापारिक बैंक एवं साख सृजन, तो व्यापारिक बैंक के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से बैंक हैं और इसके पूरे प्रकार और उनकी कार्य के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और आगे है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक के बारे में भी स्टडी करना पड़ेगा कि ये कौन कौन से कार्य करते हैं और इनके अंतर्गत कौन कौन से पहलू आते हैं। आगे आपका आता है 13 पॉइंट, आय एवं रोजगार का निर्धारण। तो यहां हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, समग्र मांग, समग्र पूर्ति एवं संबंधित धारणाएं। अत्यधिक मांग, इसका अर्थ हम जान लेंगे, इसका प्रभाव जान लेंगे एवं ठीक करने के उपाय, और इसको ठीक करने के क्या क्या उपाय हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, जान लेंगे। उसके बाद आता है आपका 14 नंबर में भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सरकारी बजट। इसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और सरकारी बजट के, कि बजट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, बजट का प्रोसेस क्या है, बजट में कौन कौन सी बातें होती हैं, कौन कौन सी तथ्य होती हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। आगे आपका आता है 15 नंबर, जिसमें दिया है भुगतान संतुलन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भुगतान संतुलन, और आगे दिया है विदेशी विनिमय दर। ये दोनों ही टॉपिक के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि भुगतान संतुलन क्या होता है और विदेशी विनिमय दर क्या होता है। तो इस तरह से आपका व्याख्याता अर्थशास्त्र का सिलेबस है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो व्याख्याता अर्थशास्त्र है इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे। तो इसका एग्जाम हमको पता है 2023 में एक बार शिक्षक भर्ती हुआ है छत्तीसगढ़ में, और 2019 में हुआ है। अब दोनों ही बार इनके पोस्ट नहीं थे, तो हमें तो नहीं पता कि क्वेश्चन पेपर था ही नहीं, तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर होंगे आगे। बट व्यापम में जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि आगे हम तैयारी कैसे करें। तो अभी हाल ही में केवीएस और एनवीएस का जो एग्जाम हुआ, जो ज्वाइंट था, जिसमें इकोनॉमिक्स के पोस्ट थे, उसका क्वेश्चन पेपर हम निकालेंगे। और इससे पहले भी एक होता है सेंट्रल लेवल में EMRS, एनवीएस और केवीएस। यहां जितने भी बार व्याख्याता अर्थशास्त्र के एग्जाम हुए हैं उनका हम क्या करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, और गहन अध्ययन करके निकालेंगे कि कौन कौन से टॉपिक बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम नेट और सेट में भी नेट और सेट में क्या है, अर्थशास्त्र के बहुत सारे टॉपिक हैं, उनका हम स्टडी करेंगे। और जो अदर स्टेट है जैसे कि यूपी, एमपी, राजस्थान, वहां भी व्याख्याता के अर्थशास्त्र के पोस्ट के एग्जाम हुए हैं कई बार,
तो उनका भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, और उसके बेस पे हम अंदाजा लगाएंगे कि हमारा जो एग्जाम होने वाला है जो कि नवंबर में है, नवंबर में है आपका एग्जाम, उसकी हम इस प्रकार से तैयारी करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा जो संचालित कोर्स है उसको अगर आपको लेना हो तो आप इस नंबर 8770123687 इस नंबर पे अधिक जानकारी ले सकते हैं। अभी 10 अप्रैल तक 70% ऑफ है, लेकिन इसके बाद अगर आप कोर्स परचेज करेंगे तो ये 70% ऑफ का ऑफर आपको नहीं मिलेगा। तो आप ट्राई करें कि जितना जल्दी हो सके हमारा जो कोर्स है अर्थशास्त्र व्याख्याता का उसे परचेज करें, और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। और आपको याद रहे कि जब हम कोर्स लेंगे तो सारे हम 11th एनसीईआरटी, 12th एनसीईआरटी, जीरो वन टू थ्री, नंबर में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। 877012 के बाद है आपका 3, उसके बाद है 687। इस नंबर पे आप क्या करेंगे, कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। तो हम ये बोल रहे थे कि 11th का जो एनसीईआरटी है और जो 12th का एनसीईआरटी है इकोनॉमिक्स का, उसका हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, पीवाईक्यू देखेंगे कि जो अदर स्टेट में अर्थशास्त्र के जो व्याख्याता के जो एग्जाम हुए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। नेट और सेट में जो आपका व्याख्याता अर्थशास्त्र का है जो टॉपिक है उसका हम स्टडी करेंगे और इस प्रकार से क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें और जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।